रुद्रयान एपिसोड 21। 21 यू आर सो ब्यूटिफुल। अब आगे। निहाल ने निष्ठा की बात सुन ली थी जो उसने सर नीचे किए हुए कहा था, लेकिन कृष ठीक से सुन नहीं पाया, जिस वजह से वह पूछते हुए बोला, निष्ठा तुमने कुछ बोला तो? निष्ठा से पहले ही निहाल बोला, अरे तेरी बहन को तेरी फिक्र हो रही है, वह बोल रही है कि हाथ पर बैंडेज लगा दे, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगी। कृष जब निहाल की पूरी बात सुनता है तो मुस्कुराने लगता है और अपना सर हाँ हिलाते हुए बोला, लगवा दूंगा। तो निष्ठा अपने बैग से एक बैंडेज निकाल कर तारा की तरफ बढ़ा देती है। तारा समझ जाती है और उससे ले लेती है और कृष की तरफ जाकर उसके हाथों में लगा देती है। कृष भी कुछ नहीं बोलना, वही निहाल बस एक टक उसके चेहरे को देख रहा था, पर वह मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। वह सब कुछ देर घूमते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं और सब जैसे आए थे वैसे ही हॉस्टल में चले जाते हैं। वह सब जैसे ही हॉस्टल में पहुंचते हैं तो उन्हें काफी हलचल हॉस्टल के बाहर महसूस हुई। सब लोग उतर जाते हैं। वहीं अभी कृष ड्राइव कर रहा था और वह कर पार करने के लिए चला जाता है। सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद कृष भी आ जाता है और सब लोग कॉलेज की तरफ चले जाते हैं। तभी कुछ लड़के और लड़कियां वार्डन और वॉचमैन पर चिल्ला रही थी, जिसकी आवाज काफी ज्यादा थी। वह सब भी वहीं पर चले जाते हैं। जब सब लोगों की नज़र फॉरएवर पर जाती है तो सब लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। तभी निहाल वहां पर जाकर सबको देखते हुए बोला, क्या हुआ? तो निहाल का एक सीनियर निहाल को देखते हुए बोला, निहाल हमारे हॉस्टल की इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई है और उनके इन्वर्टर भी खराब हो गया है। पढ़ाई कैसे करें और गर्मी में सब रहे कैसे? और कॉलेज अथॉरिटी हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वही उसकी बात सुनकर निहाल उसे वॉचमैन को देखते हुए बोला, क्या हुआ भाई इन्वर्टर को? तो वह डरते हुए बोला, वह सर इन्वर्टर खराब हो गया है तो डीजी चलवाओ, कुछ भी करो, सबको परेशानी हो रही है। तो वह वॉचमैन सर नीचे किए हुए ही बोला, सॉरी सर, जब तक कॉलेज इस चीज़ का परमिशन नहीं देता तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो आयु उसे घूरते हुए बोली, और जब पैसे लेने की बात आई तो तुम सब हमारे पास क्यों चले आते हो पैसे लेने? वह भी कॉलेज से ले जाते। कब से कह रहे हैं कि हॉस्टल चेंज करवाओ, तुमने हॉस्टल पता नहीं कैसे बन रहे हो कि अब तक पिछले 2 ईयर के स्टूडेंट्स चले गए लेकिन तुम्हारे हॉस्टल अब तक नहीं बना। वह वॉच मैंने अपना सर नीचे कर लेता है। तभी निहाल किसी को कॉल करता है। कुछ देर में ही वहां पर डीजी आ जाती है और उससे दोनों हॉस्टल का कनेक्शन करवाते हैं। उसमें काफी वक्त लग जाता है और उसके बाद डीजी चलवा देता है। उसके बाद सब लोग खुश होकर अपने अपने हॉस्टल के कमरे में जाते हैं और रेस्ट करने लगते हैं। निष्ठा, आयु, तारा और सिया भी हॉस्टल के अंदर चले जाते हैं और सब जाकर रेस्ट करने लगते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और आज निष्ठा ने अपने हॉस्टल के रूम की सफाई करने की सोची। आयु भी उसकी मदद करती है। वह दोनों साफ सफाई करके रात में थोड़ी सी पढ़ाई करके खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन से फिर से उनके कॉलेज स्टार्ट हो गए। निष्ठा की आज क्लासेस जल्दी थी, जिस वजह से वह रेडी हो गई और उसके साथ ही तारा और सिया भी रेडी हो गई थी। वह तीनों ही जैसे हॉस्टल से बाहर निकली तभी उन्हें बाहर वार्डन बैठी मिल गई। सपना आंटी उन तीनों को देखते हैं, फिर निष्ठा को देखते हुए बोली, बेटा तुम ठीक हो ना? तो निष्ठा अपना सर हाँ में हिला देती है। वह मुस्कुराते फिर बोली, वह चुड़ैल तुम्हें परेशान नहीं करती? जिससे निष्ठा और उसके साथ साथ सिया और तारा भी उसे कंफ्यूजन में देखने लगती है। तो सपना आंटी बोली, अरे वही आयु। उनकी बात सुनकर निष्ठा अपना सर नामे हिला देती है। तभी सिया मुस्कुराते हुए बोली, आंटी अगर आप परमिशन दे तो हम चले, हमारी क्लास लेट हो रही है। तो वह मुंह बनाते हुए बोली, हाँ जाओ जाओ। फिर वह तीनों वहां से निकल जाती हैं। तारा निष्ठा को देखते हुए बोली, अरे ये तुमसे इतने प्यार से बात कर रही थी, नहीं तो ये किसी से भी प्यार से बात नहीं करती। तो निष्ठा उसे देखते हुए बोली, पता नहीं, बस मुझसे अच्छे से ही बात करती है। तो सिया निष्ठा के कंधे पर हाथ रखते हुए और दूसरे हाथ तारा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे हमारी निष्ठा है ही इतनी प्यारी कि सबको एक नज़र में ही भा जाए। तो तुझसे अच्छे से बात करेंगे ही ना, और इसे तो हमारे क्लास के सारे लड़के ताड़ते हैं लेकिन ये तो किसी पर ध्यान ही नहीं देती। तो निष्ठा उसे देखते हुए बोली, हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं।
तारा उसे देखते हुए बोले, अरे पढ़ाई और करियर बनाने हम तो सब आते हैं, लेकिन यही लाइफ है, तुम अपने सारे ख्वाहिशें पूरी करने की, उसके बाद तो तुम अपने करियर बनाने में लग जाओगे, लेकिन इस टाइम में तो मौज मस्ती कर सकती हो और सब एंजॉय कर सकती हो। निष्ठा बस उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दे पर वह अपनी क्लासेस में चली जाते हैं और अपने क्लासेस अटेंड करने लगते हैं। अभी उनके क्लासेस में रूही मैम पढ़ा रही थी। कुछ देर में उनकी क्लासेस खत्म होती है और उनके क्लासेस खत्म होने के बाद फिर कुछ और क्लासेस होते हैं। फिर सब बाहर आ जाते हैं, सब लोग क्लास करके थक गए थे। तारा निष्ठा और आयु को देखते हुए बोली, कैंटीन चले, तो वह दोनों अपने सर हमें हिला देती है। फिर सब कैंटीन में चले जाते हैं और कॉफ़ी और सैंडविच मंगाते हैं और कॉफ़ी पीकर सैंडविच खाने लगते हैं। कुछ देर बाद निहाल, ऋषि, कृष, आयु और यश कैंटीन के अंदर एंटर करते हैं। वह लोग जाकर एक सीट पर बैठ जाते हैं। तभी कृष जब तारा को देखा है तो उसकी नज़र एक पल के लिए उस पर रुक जाती है। तारा की भी नज़र उसे पर थी। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है, फिर वह दोनों ही अपनी नज़र चुरा लेती है। वही ऋषि को कुछ काम था जिस वजह से वह वहां से चला जाता है। तारा कृष के आने के बाद थोड़ी डिस्टर्ब रहने लगी थी, जो निष्ठा नोटिस कर रही थी। वह तारा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तारा तुम ठीक हो ना? तो तारा उसे देखते हुए हल्की सी मुस्कान देते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम खाओ ना, कहकर वह भी खाने लगती है। वहीं दूसरे टेबल पर क्रिस निहाल को देखते हुए बोला, हमने एप्लीकेशन तो जमा करवा दिया था, अब जल्द ही एक्शन हो जाएगा और हमारे लिए न्यू हॉस्टल सब बन रहे थे और भी जल्दी से बनाने लगेंगे, और अगर यह हुआ तो 2-4 महीने में हमारा न्यू हाउस एकदम रेडी हो जाएगा। मैंने सुना था कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यू टेक्निक्स और न्यू डिज़ाइन से बना रहा है। तो निहाल मुस्कुराते हुए बोला, करना तो उन्हें पड़ेगा। वही यश कुछ सोचने में बिजी था, तो उसे इतना सोचते हुए देखकर आयु उसके पीठ पर एक मुक्का मारते हुए बोली, अरे तू क्या सोच रहा है? तो यश पहले अपना पीठ को सहलाते हुए उसे घूरता है, फिर सोचते हुए बोला, मैं सोच रही हूँ हम कॉलेज में यह एप्लीकेशन दे दे कि हॉस्टल्स को कंबाइन कर दे, एक कमरे में लड़की और एक कमरे में लड़कियां, फिर और दूसरे कमरे में लड़के, एक कमरे लड़कियां रहेंगे। इससे न क्या होगा, हम लोगों के बीच कम्युनिकेशन ज़्यादा रहेगी और अंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ेगी। वही उसकी बात सुनकर आयु, निहाल, कृष उसे अजीब नज़रों से घूरते हैं। वो आगे कुछ और बोलना कि कृष उसे डांटते हुए बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर निहाल को देखते हुए बोला, इसे ना इस कॉलेज से ही निकाल देते हैं, इसकी बातों से तो सब लोग इसे जूते मारेंगे। यस उसे घूरते भी बोला, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, अगर ऐसा हो जाए तो कोई भी सिंगल नहीं रहेगा। और फिर निहाल को देखते हुए बोला, अरे इसको भी अपनी ड्रीम गर्ल से मिलने की इच्छा होती होगी ना, अगर वह हमारे कॉलेज में पढ़ती है और हमारे हॉस्टल में रहती है तो इसके लिए फ़ायदा होगा। उसकी बात सुनकर निहाल उसे घूरते हुए बोला, तू मेरे बारे में ज़्यादा मत सोच, मैं अपनी ड्रीम गर्ल से जैसे तैसे मिल लूँगा। खुद तो अपने लिए कोई पटा नहीं सकता, ऐसे ही सिंगल होकर मर जाएगा और साथ ही साथ अपने बेफालतू आइडिया से लोगों का दिमाग भी खराब करेगा, जिससे यश का मुंह बन जाता है और क्रिस और आयु हंसने लगते हैं। निहाल एक नज़र निष्ठा को देखते हुए ही यश को देखते हुए बोला, तो जानना चाहेगा कि मेरी ड्रीम गर्ल कौन है? तो वो जल्दी सपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे जानना है। तो निहाल देखता है कि निष्ठा अपने चेयर से उठकर बाहर जा रही और उसके पीछे ही तारा और सिया भी जा रहे हैं। तो वह फिर बोला, छोड़, तू जानकर भी क्या करेगा, कहकर वह खड़ा हो जाता है, जिससे सब उसे देखने लगते हैं। तो निहाल बोल, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, कहकर वह बाहर निकल जाता है। वह तीनों उसे बस जाते हुए देखते रह जाते हैं। तभी तारा और सिया जो निष्ठा के साथ चल रहे थे, सिया तारा को देखते हुए बोली, मुझे ना एक रील बनानी है, तुम चलो मेरे साथ। पहले तो तारा उसे मना करती है, फिर जाने के लिए मान जाती है। निष्ठा को भी वह बोलते हैं, लेकिन निष्ठा बोली, मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी पढ़ाई करने, और वह वहाँ से चली जाती है और वह दोनों रील बनाने चली जाती है। निहाल जो उनके पीछे की चुपके चुपके आ रहा था, जब देखा है कि निष्ठा अकेली है तो वह उसके पास चला जाता है और उसे के साथ चलते हुए बोला, कहाँ जा रही? निष्ठा उसे एक नज़र देखते हुए बोली, लाइब्रेरी। निहाल बस उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। निष्ठा हमेशा शायद इतनी खूबसूरत और प्यारी थी और उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि उसकी आवाज़ में ही कोई उसका दीवाना बन जाए। एक टक निष्ठा को देखते हुए फिर बोला, लाइब्रेरी पढ़ाई करने जा रही हो? तो निष्ठा अपना सर हमें हिला देती है। तो निहाल अपनी थोड़ी धीमी आवाज़ में बोला, ठीक है, पढ़ाई करना, किसी और के प्राइवेट मोमेंट्स को मत देखना।
उसकी बात सुनकर निष्ठा नासमझी से उसे देखने लगी। तभी निहाल उसके आंखों में देखने लगा। निष्ठा को अचानक उसे उस दिन वाली उनकी लाइब्रेरी का सीन याद आने लगा, जिससे उसके गाना अचानक से ही लाल हो गए। वह छत से अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल साफ साफ उसके चेहरे का बदलते हुए रिएक्शन और कलर देख पा रहा था। वह अपना हाथ धीरे से उसके गाल पर ले जाते हुए उसके गाल पर रख देता है। जिस निष्ठा जो चल रही थी एकदम से रुक जाती है और निहाल को ही देखने लगती है। निहाल उसके गाल को हाथ से धीरे से सहलाते भी बोला, तुम बिल्कुल किसी बेबी की तरह हो, बहुत क्यूट हो तुम, और तुम्हारी यह रेड चिक्स सो ब्यूटीफुल। निष्ठा उसके हाथ को अपने गाल से हटाते हुए बोला, हमें लाइब्रेरी सिर्फ पढ़ाई करने जाना है, हमें जाने दीजिए। तो निहाल उसके साथ आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे भी पढ़ाई करनी है, चलो चलो कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाते हुए बोला, अरे तुम इतनी धीरे क्यों चल रही हो, बोलो तो गोद में उठा लूं। वह सब सामने देखते हुए बोल रहा था और वैसे ही निष्ठा का हाथ पकड़े चला जा रहा था। वही निष्ठा कभी उसके हाथ को देखते तो कभी पीछे से उसे देखती। उसके फेस में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वह अपने स्माइल को छुपा लेती है। वह दोनों लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। रुद्रयान एपिसोड 22 निहाल की केयर। अब आगे। लाइब्रेरी में काफी स्टूडेंट्स थे, जिसे देखकर निष्ठा अपना हाथ छुड़ाने लगती है तो निहाल भी उसका हाथ छोड़ देता है। निहाल निष्ठा को देख रहा था। वह चुपचाप एक साइड कॉर्नर के टेबल पर जाकर बैठ जाती है। निहाल भी जाकर उसके सामने वाले बेंच पर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। निष्ठा अपने लिए बुक ले आई थी और वहीं पढ़ रही थी। निहाल बस एकटक उसे देखे जा रहा था तो निष्ठा अपनी मीठी आवाज में बोले, आपको पढ़ाई करनी है ना, तो आप हमें क्यों देख रहे हैं। तो निहाल उठकर जल्दी से एक बुक ले आता है और उसे अपने सामने करते हुए बोला, हमें पढ़ाई ही कर रहा हूँ। ये कहकर वह उसे बुक से छुप कर निष्ठा को देख रहा था। निष्ठा जो पढ़ाई कर रही थी, अचानक से उसकी नज़र सामने निहाल के बुक पर गई जो उसने उल्टी पकड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसके फेस में स्माइल आ जाती है। जब निहाल उसे स्माइल करते हुए देखा है तो उसे देखते हुए अपना हाथ टेबल पर रखकर को अपने गाल पर रखते हुए बोला, तुम इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो। तो निष्ठा अपना नज़र झुका लेती है और बोली, आप पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो निहाल अपना सर हमें हिला देता है। तो निष्ठा बोली, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। तो निहाल उसे बुक को देखने लगता है और छत से सीधी कर देता है और फिकिसी सी मुस्कान दे देता है। निष्ठा उसे कुछ नहीं कहती और अपनी बुक पढ़ने लगती है। निहाल उसे देखते देखते वहीं पर ही सो जाता है। निष्ठा पढ़ते पढ़ते जब निहाल को सोते हुए देखते हैं तो उसके फेस में भी स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद जब अपनी पढ़ाई खत्म करके उठने लगी तो वह निहाल को उठाती है, लेकिन निहाल नहीं उठाता, जिस वजह से वह फिर उसे वैसे छोड़कर ही चली जाती है। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए। हर रोज निष्ठा ऐसे ही लाइब्रेरी पढ़ने जाती और निहाल अपने दोस्तों से काम का बहाना बनाकर उसके पीछे चला जाता और उसे ही देखने लगता और कभी कभी वहीं पर ही सो जाता। यह उनकी डेली रूटीन का हिस्सा बन गया था सिर्फ 5 दिनों में। आज शनिवार था। आयु जब सुबह उठती है तो देखी है कि निष्ठा बाथरूम से बाहर आ रही थी और उसका चेहरा काफी ज्यादा पिला हुआ था और उसके बाल भी भीगे हुए थे। तो आयु निष्ठा को देखते हुए, बड़ी निष्ठा क्या हुआ। तो निष्ठा अपना पेट पर हाथ रखते हुए बोली, कुछ नहीं दी, वसे पीरियड्स आए हैं। तो आयु बोली, तुम ठीक हो ना। तो निष्ठा अपना सर हमें हिलाकर बोली, हाँ मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। आयु उसे देखते हुए बोली, ठीक है मैं कॉलेज में हूँ पर से जल्दी आ जाऊंगी। तो निष्ठा बोले, आप आराम से जाए, मैं रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो निष्ठा को अपना ध्यान रखने का बोलकर आयु चली जाती है। वहीं तारा और सिया भी निष्ठा से फोन पर बात करती है और वह दोनों भी कॉलेज के लिए चली जाती है। निष्ठा आज कॉलेज नहीं गई और इसे ही अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। उससे अभी तकलीफ हो रही थी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। कुछ देर बाद वह खाना खाकर वेट पर बैठी हुई थी कि तभी वह देखी है कि उसका पैक खत्म हो गया है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी देख रही थी, क्योंकि उसने ये सब कभी नहीं खरीदा था। उसकी पहली बार से ही उसकी स्कूल की मैम जो उसकी सारी चीज़ों का ध्यान रखती थी वही उसे लाकर दे देती थी और उसकी हर ज़रूरत के सामान भी वह लाकर देती थी।
लेकिन पिछले महीने में ही कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया था। निष्ठा को जब ये बात पता चली थी तो वह काफ़ी उदास थी, लेकिन उनका मन था कि वह निष्ठा को एक अच्छी और काबिल इंसान बनते हुए देख, जिस वजह से कि निष्ठा यहाँ पर अपनी नई जिंदगी शुरू करने आई थी और उन्होंने निष्ठा के लिए पहले से ही उसके सारे ज़रूरत के सामान हमेशा से ही खरीदी करवा कर रख दिया करते थे, जो उसकी स्कॉलरशिप के पैसों से आते थे। लेकिन अभी वह एकदम बिल्कुल अकेली थी, लेकिन उसे लाना था। वह पहले आयु को कॉल करती है, लेकिन आयु का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। वह तारा और सिया को भी कॉल करती है, वह दोनों ही उसका कॉल नहीं उठाती। तो निष्ठा को लगा कि शायद वह क्लास में होगी, जिस वजह से वह खुद ही उठकर अपने लिए पैड लेने के लिए चली जाती है। उसके पास पैसे थे, जिस वजह से वह नीचे उतरकर हॉस्टल से जाती है और कुछ देर जाकर कॉलेज के आगे साइड में खड़ी हो जाती है। उसे रास्ता पार करके दूसरी तरफ जाना था और वह ये कभी नहीं की थी, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वही निहाल, जो आज कॉलेज में हर तरफ निष्ठा को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे सुबह से निष्ठा नहीं दिखी। इसी वजह से वह उसकी क्लास में भी गया था, लेकिन वह उसे वहां भी नहीं दिखी। थक कर के वह गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़ा हो गया, वहीं आसपास घूम रहा था कि तभी उसे निष्ठा कॉलेज की थोड़ी दूर साइड में खड़ी होती हुई दिखी और जो बार बार सामने देख रही थी। निहाल ने जब गौर से देखा, उसने एक फ्रॉक पहनी हुई थी और बाल को सिर्फ क्लचर से बंधा हुआ था। उसका चेहरा काफी थका हुआ और दर्द भरा लग रहा था और पीला भी पड़ा हुआ था। वो उसके पास अपने कदम बढ़ा देता है और निष्ठा को देखते हुए बोला, निष्ठा तुम यहाँ। तो निष्ठा जैसे ही किसी की आवाज़ सुनती है तो चौंक जाती है, छत से अपने पेट पर हाथ रख देती है, जिससे निहाल उसे देखते फिर बोला, काम डाउन में हूँ, इतना घबरा क्यों रही हो? तो निष्ठा अपने आप को शांत करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे अचानक से बोले हमें घबरा गई। तो निहाल निष्ठा को गौर से देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें कहीं जाना है? तो निष्ठा पहले आसपास देखी और सामने देखती है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां आ जा रही थी। वह फिर निहाल को देखते हुए धीरे से बोली, हमें रास्ते के उस पार जाना है। तो निहाल उसे देखते हुए बोला, तुम्हें रोड क्रॉस करना नहीं आता? तो निष्ठा मासूमियत सपना सरनामे हिला देती है। निहाल के फेस में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वह निष्ठा का हाथ पकड़ लेता है, उसे तो बहाना चाहिए था निष्ठा का हाथ पकड़ने का। निष्ठा उसे देखने लगी तो निहाल बोला, अरे रोड क्रॉस करना है, कहकर वह खुद गाड़ियों को रोकते हुए आगे बढ़ने लगा। निहाल के पीछे पीछे निष्ठा भी चली जा रही थी। वह दोनों कुछ पल में रास्ते के उस पार थे। निष्ठा उसे देखते हुए बोली, ठीक, थैंक यू। तो उसकी बात सुनकर निहाल बोल, ओके बताओ, तो तुम इस तरफ क्यों और क्या खरीदने आई हो? तो वो कुछ नहीं बोलते अपना सर नीचे कर लेती है और फिर धीमी आवाज में बोली, मुझे मेडिसिन स्टोर पर जाना है। तो निहाल उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? निष्ठा कोई जवाब नहीं देती, जिस वजह से निहाल भी उसे कुछ नहीं पूछता और उसके साथ ही चलने लगता है। कुछ कदम चलते ही सामने मेडिसिन स्टोर था। तो निष्ठा उसे देखते हुए बोली, आप ही रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। निहाल वही खड़ा हो जाता है। निष्ठा मेडिसिन स्टोर वाले के पास जाती है, वहां पर काफी भीड़ थी, जिस वजह से निष्ठा पहले साइड हो गई। फिर वह मेडिसिन वाला निष्ठा को देखकर पूछता है, मैडम आपको क्या चाहिए? तो निष्ठा बस एक नज़र सैनिटरी पैड की तरफ देखती, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। तो वह शॉप वाला भी दूसरे लोगों को देने लगता है। तभी एक लड़की भी आती है वहां पर और वह उसे शॉप वाले भैया को बोली, भैया एक सैनिटरी पैड देना। तो वह मेडिसिन स्टोर वाला उसे दे देता है और उसे पैसा देकर वह लड़की चली जाती है। निष्ठा कभी उसे लड़की को देखती हूँ, कभी उसे पैड को, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसने ये सब कभी नहीं किया था, जिस वजह से निहाल, जो उन सब के थोड़े पीछे ही खड़ा था, जो निष्ठा की हर हरकत को देख रहा था, वह निष्ठा की बात समझ गया था। वह सीधे मेडिसिन स्टोर पर गया और निष्ठा को देखते हुए उसके बगल में खड़ा हो गया और सामने मेडिसिन स्टोर वाले को देखते हुए बोला, भाई एक सैनिटरी पैड देना। निष्ठा उसे देखने लगी तो निहाल उसे आंखों से ही इशारा करता है। तो निष्ठा उसे एक पैकेट की तरफ इशारा करती है और निहाल उस शॉप वाले को बुलाने के लिए कहता है। फिर निहाल पेन किलर भी देने के लिए कहता है और उसके साथ ही एक डार्क चॉकलेट भी वहां से ले लेता है
और पेमेंट कर देता है और फिर निष्ठा का हाथ पकड़े उसे वहां से ले आता है। निष्ठा अपने सर नीचे कर ही चल रही थी। निहाल वैसे ही उसका हाथ पकड़े चल रहा था। कुछ आगे चलते ही निहाल निष्ठा को देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? निष्ठा कुछ नहीं बोलते तो निहाल उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, देखो ये सब नॉर्मल है, तुम्हें कुछ भी अजीब सोने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, तुम मेडिसिन खा लेना और चॉकलेट भी खा लेना और अपना ध्यान रखना, कहते हुए उसे रास्ता पर करवाता है। फिर सारा सामान उसे दे देता है। निष्ठा उसे पैसे देने के लिए जैसे ही कहती है तो निहाल पैसे उसे अपने पास रखने के लिए कहता है और उसे वहां से हॉस्टल में अंदर चले जाने के लिए बोलता है। निष्ठा हॉस्टल के अंदर चली जाती है। निहाल उसे एक्ट देखता रहता है, फिर वह वहां से चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। निष्ठा के दर्द काफी ज्यादा बढ़ गए थे। उसने आज दर्द की वजह से पेन किलर भी खा लिया था। वह कभी पेन किलर नहीं खाई थी क्योंकि उसकी मिस उसे पेन किलर कभी नहीं देती थी, लेकिन जब निहाल ने उसे वह खरीद कर दिया तो उसे लगा कि इसे उसे दर्द से रिलीफ मिलेगा, जिस वजह से वह खा लेती है। लेकिन उसे कुछ समय के लिए रिलीफ तो मिलता है, लेकिन जैसे जैसे रात हो रही थी तो उसका दर्द वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था, जब असहनीय हो रहा था। शाम को जब आयु कॉलेज से आई वापस तो उसे देखते हुए वह बोली, तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है? क्योंकि निष्ठा बेड पर इधर उधर हो रही थी तो निष्ठा उसे देखते हुए बोली, हम बस थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कुछ देर में शायद ठीक हो जाएगा। आयु उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। फिर वह फ्रेश होने लगी और आकर उसे भी उठाकर खूब खाना लाती है और उसे खिलाती है और ऐसे ही वह खुद भी खा लेती है और दोनों ही सोने चले जाते हैं। आयु निष्ठा को देख रही थी कि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे, लेकिन वह अपने दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही रात के 12 बजे हो जाते हैं। तभी निष्ठा, जो उसे अपने दर्द स्थानीय हो रहा था, वह अपना हाथ तेज से टेबल पर मरती है, जिससे टेबल जो उनके बेड के साइड में था उसे पर से सामान नीचे गिर जाता है, जिसे अचानक से आयु का नींद टूट जाता है। वो जैसे ही निष्ठा को देखते हैं कि वह पसीने से भीगी हुई थी और उसके आंखों में आंसू बहे जा रहे थे, वह अपने पेट को पकड़ कर बिल्कुल सिकुड़ के सोई हुई थी। तो वह छत से उठकर बैठ जाती है और उसके पास जाकर उसके माथे पर पसीना पूछते हुए बोली, तू ठीक है? उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वह छत से अपना फोन निकलती है तो उसका लास्ट डायल नंबर पर निहाल का नंबर था। वह निहाल को कॉल कर लेती है। वही निहाल, जो अपने फोन को पकड़कर बैठे हुए था, वह सोच रहा था कि वह निष्ठा को कॉल करे या नहीं। यही सोचते हुए वह पिछले 2 घंटे से बैठा हुआ था। आयु का फोन देखकर वह थोड़ा शॉक हो जाता है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। रुद्रयान एपिसोड 23 23 हॉस्पिटल। अब आगे। जैसे ही निहाल देखा है कि आयु का कॉल है तो वह झट से कॉल उठा देता है और आयु से कुछ बोलता कि आयु दूसरी तरफ से घबराते हुए बोली, निहाल तू सुन रहा है ना? तो निहाल बस हाँ में जवाब देता है। तो वो घबराते हुए बोली, तो प्लीज ते अभी आ सकता है? यहाँ निष्ठा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जल्दी से आ, उसे अस्पताल लेकर जाना है, प्लीज जितना जल्दी हो सके आ जा। वही जब निहाल निष्ठा की तबीयत के बारे में सुनता है तो वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वह झट से खड़े होते हैं। वह वाला मैं अभी आता हूँ कहकर वह जल्दी से अपनी शर्ट पहन लेता है और अपने रूम से बाहर निकलता है कि तभी वह जा ही रहा था कि तभी पीछे से किसी की आवाज आता है। वह मुड़ कर देखा है कि ऋषि है। ऋषि, जो उनके साइड में जो खाली रूम था वही रहता था। वह जब निहाल को ऐसे हड़बड़ाते हुए जाते देखा है तो बोला, क्या हुआ, इतना रात में कहाँ जा रहा है? तो वो उसे देखते हुए बोला, इंस्टा निथा की तबीयत खराब है, आयु ने बुलाया है। तो ऋषि भी उसके साथ चला जाता है। वह दोनों जल्दी से हॉस्टल के बाहर पहुंच जाते हैं। वह अंदर जाने के लिए जैसे ही बढ़ने लगते हैं कि वार्डन, जो अभी भी जगी हुई थी, उन दोनों को रोक लेती है। वह दोनों को रोकते हुए बोली, गर्ल्स हॉस्टल में रात में लड़के, वह भी गेट से तुम घुस रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो? निहाल उससे घूरते हुए बोला, शट अप, हमें अंदर जाने दो। तो जब वो निहाल को देखती है तो एक पल के लिए थोड़ी डर जाती है, फिर बोली, सॉरी, हम आपको नहीं जान दे सकते, ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पर लड़कों का आना माना है, आपको पता है? तो वह वार्डन को घूरते हुए निहाल बोल, हमें पता है, लेकिन हमारी एक दोस्त की तबीयत खराब है, हमें उसे अस्पताल लेकर जाना है। तो वह बोली, हाँ, यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई लड़की की तबीयत खराब हो ही जाती है और उसे अस्पताल लेने के बहाने घूमने होता है।
उसकी बात सुनकर निहाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह कुछ और कहता कि ऋषि उसे रोकने भी बोला, आप हमारे साथ चलिए और देखिए, अगर आपको कुछ भी गलत लगा तो आप हमें मना कर दीजिएगा। वह उसे रिक्वेस्ट करता है तो वह वार्डन मान जाती है और उसे अंदर ले जाती है, क्योंकि वह ऋषि को जानती थी। वह तारा का भाई था और तारा से मिलने एक तो बार आया था। उन्हें भी वो काफी शांत स्वभाव का लड़का लगता था। वह दोनों ही आयु और निष्ठा के हॉस्टल के कमरे के बाहर खड़ी थी तो निहाल जाकर दरवाजा नॉक करता है तो आयु जल्दी से उठकर दरवाजा खोलती है और जैसे ही सामने निहाल और ऋषि को देखते हैं तो निहाल को देखते हुए बोली, निहाल देखना, निष्ठा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, जल्दी से उसे अस्पताल लेकर चलकर। वह जल्दी से अंदर आता है। निहाल और सब लोग भी अंदर आ जाते हैं। जब वार्डन भी निष्ठा की हालत देखता है तो वह उन्हें जाने की परमिशन दे देता है और उससे भी निष्ठा काफी पसंद थी हमेशा से ही। निहाल जल्दी से उसे अपने गोद में उठा लेता है और ऋषि भी कर निकालने के लिए चला जाता है। आयु भी उन सब के साथ ही नीचे चली जाती है। वह सब लोग ऋषि के कर से वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वह सब लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। अब तक निष्ठा की हालत काफी खराब हो गई थी। वह बेहोशी को हालत में हो गई थी और दर्द से होकर आ रही थी। निहाल उसे अपने बाहों में भरे हुए बैठे हुए थे। उसके चेहरे में साफ साफ परेशानी और तड़प थी जो आयु और ऋषि देख पा रहे थे और उन दोनों के चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें थी। कुछ देर बाद आयशा हॉस्पिटल के बेड में लेटी हुई थी। उसके पास एक नर्स थी। वही डॉक्टर के कमरे में निहाल, ऋषि और आयु बैठे हुए थे। वह डॉक्टर आयु को देखते हुए बोली, आप पेशेंट की कौन है? तो आयु बोली, हम उसके फ्रेंड है। तो वो डॉक्टर बोली, तो उनके फैमिली में से कोई है यहाँ? तो आयु बोली, नहीं, वह अनाथ है, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। तो वह डॉक्टर थोड़ी अफसोस करते हुए, तो आपको पता है उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में? मुझे उनकी पिछले रिपोर्ट्स चाहिए। अगर उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए होंगे तो। उनके बात सुनकर वह तीनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर आयु बोली, नहीं डॉक्टर, हमें नहीं पता इन सब के बारे में कुछ भी। हम खुद ही उसे बस 1.5 महीने से जानते हैं। तो उसकी बात सुनकर वह डॉक्टर गहरी सांस लेते फिर बोली, हमें जितना पता चला है कि उन्हें कैल्शियम और विटामिन की कमी है, साथ ही साथ ब्लड की भी कमी है और इन सब की वजह काफ़ी देर भूखे में रहना और खाना ना खाना। इससे तो काफ़ी कमज़ोर है। हमने उनके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है और कुछ टेस्ट भी करवा दी है जिनकी रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएंगे। और बाकी आप उनके अच्छे से खाने पीने का और सब चीज़ का ध्यान रखिए। हो सके तो उन्हें भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर वह खुश रहेगी तो उनकी बॉडी और मन भी खुश रहेगी। उन्हें देखकर लगता है कि वह काफ़ी ज़्यादा अकेली है, जो उनके चेहरे पर ही दिख रहा था। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि मैं एक गायनिक स्पेशलिस्ट के होने के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट में भी टॉप किया था। मैं अच्छे से लोगों के चेहरे को देखकर उनके मन की भाव बता सकती हूँ। आप उनका ध्यान रखिएगा। आप कल सुबह उन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन आज उन्हें हमारे ऑब्जर्वेशन में रहने दे और उन्होंने जो पेन किलर खाया था वह उन्हें कभी दोबारा ना दे। तो उसकी बात सुनकर निहाल झट से बोला, वह पेन किलर में कुछ गड़बड़ था क्या? तो डॉक्टर बोले, नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऐसे वक्त में पेन किलर खाना बिल्कुल भी सही नहीं होता और उनकी बॉडी पहले से ही कमज़ोर थी और उसकी वजह से उनको ज़्यादा दर्द हुआ था। निहाल के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। तो जिसे देखकर आयु उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ? तुझे कैसे पता कि उसने पेन किलर लिया था? तो निहाल बोला, अरे वह आज रास्ते में मिली थी तो मैंने ही उसे सब खरीद कर दिया था। तुझे पता तो है ना कि वह बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है और कुछ कहती नहीं, लेकिन मैं उसकी बात समझ गया था और उसे सब चीज़ जो मुझे सही लगा खरीद के दे दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसे प्रॉब्लम होगा। उसके बाद सुनकर आयु बस उसे एक नज़र देखी है लेकिन कुछ नहीं कहती। वही ऋषि भी निहाल को ही देख रहा था। फिर वह तीनों बाहर आ जाते हैं और बाहर सीट्स पर बैठ जाते हैं। वही निहाल कुछ देर वहां बैठकर कमरे के अंदर चला जाता है और वह नर्स को कहता है कि आप बाहर जाएं, मैं उनके पास हूं। वह नर्स बाहर चली जाती है। निहाल जाकर निष्ठा के पास बैठ जाता है और उसके हाथ को अपने हाथ में भर लेता है। उसके फेस में अभी भी हल्की दर्द की लकीर थी, लेकिन वह आराम से सोई हुई थी, जिसे देखकर निहाल के फेस में भी एक स्माइल दी। वह उसका हाथ पकड़े उसे देख रहा था, फिर उसके हाथ को चूमते हुए बोला, सॉरी, शायद मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें वह नहीं देना चाहिए था।
पर मुझे पता नहीं था, मैंने जानबूझकर यह सब नहीं किया। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी निष्ठा की आंखें फड़फड़ाने लगी। वह निशा को देखने लगा तो वो धीरे धीरे अपना आंख खोलती है और उसे देखने लगती है तो निहाल की आंखों में चमक आ जाती है। वो झट से खड़ा हो जाता है और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोलो, निष्ठा तुम ठीक हो? तो निष्ठा अपना सर हमें हिला देती है और आसपास देखने दे हुए बोली, मैं यहाँ कैसे? तो निहाल बोल, तुम बेहोश हो गई थी और हम तुम्हें अस्पताल ले आए, तुम अभी ठीक हो? तो निष्ठा उसे देख रही थी। तभी निहाल उसके गाल पर हाथ रखते फिर बोला, सॉरी निष्ठा, मुझे तुम्हें वह पेन किलर नहीं देना चाहिए था, शायद ये सब मेरी वजह से हुआ। तो निष्ठा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं उसकी वजह से नहीं, बस मुझे ऐसे ही कहकर वह अपना सर नीचे कर लेती है। वह कैसे कहे को समझ नहीं पा रही थी। निहाल भी उसकी हिचकिचाहट समझ रहा था, जिस वजह से ही वह कुछ नहीं कहता और उसके माथे पर अपना होंठ रख देता है। जिस निष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बड़ा, कोई उसका अपना, जो उसके लिए उसे अपना प्यार जता रहा है। निहाल फिर उसके बाल को सहलाते हुए बोला, ओ कि तुम अभी रेस्ट करो, हम बाहर ही हैं, कल सुबह तुम्हें हॉस्टल में ले जाएंगे। उसके बाद सुनकर वह झट से सरहन में हिला देती है और निष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ ही देर में वह सो जाती है। निहाल बाहर आ जाता है तो देखा है कि ऋषि के कंधे पर आयु सर रखकर सोई हुई थी। ऋषि भी उसका हाथ पकड़े बेंच पर अपना सर रखकर सोए हुए था। वह जाकर साइड चेयर पर बैठ जाता है और अपना फोन चलाने लगता है और उन सब के बारे में जो भी डॉक्टर ने कहा था उसके बारे में रिसर्च करने लगता है। और इन डॉक्टर की एक एक बात सही लगी और वह मन ही मन डिसाइड करता है कि वह निष्ठा को आज से खुश रखने की कोशिश करेगा और उसका खाने पीने का भी अच्छे से ख्याल रखेगा। अगली सुबह, आज संडे था, 6 वजह से किसी को भी कहीं नहीं जाना था। वही सुबह सुबह निष्ठा को डिस्चार्ज मिल चुका था और वह तीनों उसे हॉस्टल लेकर आए थे। निष्ठा कल से काफी बेहतर थी, जिस वजह से वह खुद चलकर हॉस्टल चली गई। आयु भी उसके साथ चली। वहीं ऋषि और निहाल भी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। थके होने की वजह से उन्हें जल्दी ही नींद आ जाती है। जब उन लोगों की नींद खुलता है तो दिन की 12 बजे थे। वह दोनों उठकर बाहर आते हैं तो सामने ही उनके बड़े से बालकनी पर, जहां पर वह जिम वगैरह करते थे, वहां पर कृष और यश बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। जब वह इन दोनों को देखते हैं तो बोल, अरे तुम दोनों इतने लेट से कैसे उठे? तो वह दोनों जाकर उसके पास बैठ जाते हैं। तो ऋषि बोला, अरे कल रात में निष्ठा की तबीयत खराब हो गई थी और हमें उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। तो कृष खड़े होते हुए बोला, क्या हुआ, वह ठीक है ना? तो निहाल उसका हाथ पकड़ के बैठाते हुए बोला, अरे ओ निष्ठा का भाई, तू बैठ जा, वो अभी ठीक है और रेस्ट कर रही है। तो कृष परेशान होते हुए बोला, बताना क्या हुआ था? तो उसे वह सब कुछ जो डॉक्टर ने कहा और जो हुआ वह सब बता देता है, जिससे वह दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर ऋषि और निहाल के बताने पर कि वह सब हमारे प्यार से ठीक हो सकता है तो शांत हो जाते हैं। तभी यश उन तीनों को देखते हुए अपना पैर पर पैर चढ़ाए बोला, अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग दिन पर दिन बहुत अच्छे होते जा रहे हैं? तो उसकी बात सुनकर वह तीनों ही उसे देखने लगे। तो यश अपना दांत दिखाते हुए बोला, अरे पहले तो हम ऐसे नहीं थे, किसी को प्यार करना, हम सिर्फ आयु की केयर करते थे और वह भी तो अपने केयर करने नहीं देती थी। लेकिन जब से निष्ठा हमारे लाइफ में आई है तो पता नहीं क्यों निष्ठा का केयर करने का मन कर रहा है। उसकी बात सुनकर वह तीनों ही उसे घूरने लगे। तो यश हड़बड़ाते हुए बोला, अरे तुम लोग ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं उसे अपनी बहन के तरीके से कह रहा हूँ। तो निहाल बोला, तू अपने इतने छोटे से दिमाग में ज्यादा लोड न दे, नहीं तो कभी खराब हो जाएगा और हम कहाँ से तेरे लिए नया दिमाग लेंगे? कह के कृष को हाई फाई देता है और वह सब हंसने लगे। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे।